दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स वंस अगेन हम एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं और आज जो हमारा टॉपिक चल रहा था ऑस्किलेशन, तो उसमें हम लोग ने आज न्यूमेरिकल्स पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जो स्प्रिंग ब्लॉक जो हमने अभी लास्ट वीडियोस में देखे थे, तो ये अभी तक हमारे इस टॉपिक पर 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अब हम इस 8वें जो वीडियोस में देखते हैं कि किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आईआईटी में आते हैं और उनको किस टाइप से सॉल्व किया जाता है। अब मैं इतना तो आपको पूरा अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसको पढ़कर आपको बता देता हूँ कि उस क्वेश्चन में क्या आया था और हमें क्या सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। एक क्वेश्चन ये आया था कि उसमें आपको एक स्प्रिंग ब्लॉक दिया गया था इस तरह से। यहाँ पर एक स्प्रिंग बनाकर दी गई थी और ये ब्लॉक जो है ये क्या था, फ्रिक्शन इस पे कर सकता था। इसका जो मास है m था। अब इस समय ये बोला गया था कि इसकी जो टोटल यहाँ पर एक पेबल्स, एक कंकड़, एक पत्थर रखा हुआ है, ठीक है, और उसकी जो डिस्टेंस है वो है यहाँ से 10 मीटर। 10 मीटर की जो डिस्टेंस पर एक पेबल रखा हुआ है और इस पेबल को इस तरह से प्रोजेक्टाइल किया जाता है, फेंका जाता है ऊपर। ठीक है, अब ऊपर फेंका जाता है कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर इसको प्रोजेक्ट किया जाता है। प्रोजेक्टाइल मोशन करता है ये पेबल। अब उस समय क्या किया जाता है कि इसको 0.2 डिस्टेंस ले जाकर इसे छोड़ दिया जाता है। कितना? 0.2। तो ये 0.2 मीटर डिस्प्लेस करके इसको छोड़ दिया जाता है। तो जैसे ये इसको 0.2 मीटर ले जाकर डिस्प्लेस करते हैं तो ये क्या एसएचएम करने लगता है और उसी समय इसको भी फेंक दिया जाता है। तो ये 1 सेकंड बाद, यानी t बराबर से 1 सेकंड बाद दोनों ये जो पत्थर है ये इस ब्लॉक को जाकर टकराता है, कोलाइड कर जाता है। तो आपको ये बताना है कि उस समय इस ब्लॉक की इस पेबल की स्पीड क्या थी। इस पेबल्स की यानी आपको स्पीड बताना है कि पत्थर की स्पीड क्या रही होगी उसको कोलाइड के समय। क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर दूं। जैसे इसको टोटल डिस्टेंस पेबल की 10 मीटर है, ठीक है, और ये जो यहाँ पर मीन पोजीशन पर इसकी जो डिस्टेंस दी गई है 4.9 मीटर। ठीक है, तो ये 4.9 मीटर है। यहाँ से ये 0.2 मीटर ले जाकर इसको छोड़ दिया जाता है। तो ये एसएचएम करने लगता है, ऑसिलेशन करने लगता है। उसी समय ये जो एक 10 मीटर पर एक जो पेबल रखा हो इसको प्रोजेक्ट किया जाता है। तो ये दोनों आपस में टकराते हैं। तो आपको बताना है कि इस 45 डिग्री पर जो प्रोजेक्ट हो रहा है उसकी स्पीड क्या है। तो चलिए इसको देखने के लिए मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। पहला जो तरीका है, सबसे पहले ये समझ लो यहाँ पर कि हाँ, और एक बात और, इसमें इसका जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी दी गई है आपकी π/3। ठीक है, π/3 सी एंगुलर फ्रिक्वेंसी या वेलोसिटी दी गई है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं इसका जो इस समय डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये अपन देखते हैं। ठीक है, तो t बराबर से 1 सेकेंड है, π/3 है और इसका जो एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है 0.2 मीटर। तो तीनों को रखते हैं। x बराबर से होता है a sin ओमेगा t। तो x बराबर से होता है a की वैल्यू है 0.2। सॉरी, एक बात और इसमें थोड़ा समझ लें यहाँ पर कि यहाँ पर जो ब्लॉक है, देखना कहाँ पर ले जाके छोड़ रहे हैं अपन, वो मीन पोजीशन से नहीं छोड़ रहे अपन उसको हम राइट एक्सट्रीम पे ले जाकर छोड़ रहे हैं। तो राइट एक्सट्रीम पर यदि हम ले जाकर छोड़ते हैं तो हमेशा उसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है a sin ओमेगा t। ठीक है, और आपको याद होगा कि यदि लेफ्ट एक्सट्रीम से जोड़ते तो -a होता है। तो चलिए अब वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। x बराबर से 0.2 ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया, कॉस ओमेगा की वैल्यू हो गई आपकी π/3 और ये t हो गया। t की वैल्यू कितनी दी गई थी आपकी 1। तो 0.2 कॉस ये कितना आ जाएगा इसमें, π/3 यानी 60 इंटू 1 यानी 60। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 से ये कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 0.1 मीटर, यानी 0.1 डिस्टेंस पे ये टकराएगा। ये बात तो क्लियर हो गई। अब ये 0.2 डिस्टेंस पर यहाँ से यहाँ टकराएगा तो इसका मतलब है कि टोटल जो डिस्टेंस ये हो गई 5 मीटर। अब 5 मीटर ये चलेगा,
इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो भी कितनी बचेगी, 5 मीटर ही बचेगी। अब 5 मीटर जब ये प्रोजेक्ट होगा तब उस समय इसकी स्पीड क्या होगी। अब आप रेंज निकाल सकते हैं कि 5 मीटर दूर जब ये गिरेगा तो उसकी रेंज क्या होती है। रेंज का फॉर्मूला आप लोगों ने फ्रेंड्स रेंज मतलब एक वेलोसिटी वाले जो चैप्टर में पढ़े होंगे, रेंज बराबर से होता है v² sin 2 थीटा अपॉन g। चले तो v रेंज अपने को कितनी मीटर दी गई है, 5 मीटर। v की वैल्यू हमें निकालना है और sin 2 थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 45 और g की वैल्यू कितनी है 10 मान लेते हैं, 9.8 की जगह अपन, नो प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा v², ये sin 90 हो जाएगा, sin 90 1 हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 10। तो v² बराबर से हो जाएगा 10 × 5 यानी 50 और v की वैल्यू हो जाएगी √50। ठीक है, यानी हम निकालेंगे तो ये 5√2 मीटर पर सेकंड निकल जाएगा। चलिए, ये तो मैंने आपको डिटेल वे में बताया। एक शॉर्टकट तरीका ये भी था, देखो शॉर्टकट तरीका क्या था कि यहाँ से हमें पता है कि आपने इसको कितना डिस्प्लेस किया, 0.2 मीटर। ठीक है, अब 0.2 मीटर यदि डिस्प्लेस करते हैं, थोड़ा समझने यहाँ पर मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कि यदि ये ब्लॉक है इसको हमने 0.2 डिस्प्लेस किए, तो 0.2 यदि डिस्प्लेस करते हैं तो अब इसका हम सबसे पहले टाइम पीरियड निकालते हैं। तो टाइम पीरियड निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, 2π/ω। और आपको ओमेगा कितनी दी गई थी, 2π यानी π/3। अब देखिए यहाँ पर ये पाई से ये पाई कट गया, 3 दूनी 6 यानी 6 सेकंड इसका क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया। तो 6 सेकंड यदि ये चलता है तो इसका मतलब है कि देखो तो यहाँ से यहाँ तक 1.5 सेकंड जाता है, 1.5 सेकंड आता है, फिर 1.5 सेकंड दूसरे एक्सट्रीम पे जाता है, फिर 1.5 सेकंड आता है। तो इस तरह से टोटल क्या रहता है, 6 सेकंड कवर होते हैं इसके। 1.5 सेकंड जब जाता है, अब हमने यहाँ से तो छोड़ रहे हैं हम यहाँ पर, तो टोटली यहाँ से यहाँ तक 1.5 सेकंड लगा रहा है। इसका मतलब थोड़ा समझना, जब 1.5 सेकंड लगा रहा है तो हमने यहाँ से आधी डिस्टेंस यानी आपने 0.2 है तो 0.1 और 0.1 ये जो दो आधी डिस्टेंस है, हमें पता है कि आधी डिस्टेंस यानी यहाँ से यहाँ तक पहले क्या करता है, बहुत फास्ट जाता है, फिर धीरे जाता है। तो जब ये धीरे जाता है तो ये इसके कंपैरिजन में दुगना समय लेता है। ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया। तो इसका मतलब है कि यदि इसने टोटल 1.5 सेकंड ले रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर लिया होगा इसने 0.5 सेकंड और यहाँ लिया होगा इसने 1 सेकंड, और यही बोला गया कि 1 सेकंड में ये टकराता है। इसका मतलब है कि उसने कितनी डिस्टेंस चल दिया, 0.1 डिस्टेंस। तो 0.1 चला है, इसका मतलब है कि ये कितनी रही होगी, 0.1। तो 4.9 डिस्टेंस तो पहले से दी गई थी, 0.1 जोड़ दो तो कितना हो जाता है, 5 मीटर। अब बची कितनी, 5 मीटर। 5 मीटर में फिर वही फॉर्मूला लगा लेते, मतलब हमें ज़्यादा लॉजिक भी लगा के हम निकाल सकते थे 5 मीटर कैसा, हमें ये फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ता। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख। ये ब्लॉक दिया गया है, ये इस पर रखा हुआ है, यहाँ पर एक के ऊपर एक 2 ब्लॉक रखे हुए हैं। ठीक है, और इन दोनों का मास सेम दिया गया है mm, इसको p मान लो, इसको q मान लो। और ये जो यहाँ से एक स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग यहाँ पर बंधी हुई है सेकंड वाले ब्लॉक Q से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको इस Q वाले ब्लॉक को A एम्पलीट्यूड से खींचा जाता है और खींचने के बाद छोड़ दिया जाता है। तो चूंकि ये इसके ऊपर रखा हुआ है तो इनके बीच में एक फ्रिक्शन लगता है और फ्रिक्शन की वजह से ये SHM करने लगते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इनके बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स कितना है, आपको फ्रिक्शन फोर्स बताना है, यानी आपको घर्षण बल बताना है कितना होगा, घर्षण बल निकालना है इसमें। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे अपन, देखें सबसे पहला तरीका तो ये है फ्रेंड्स, सॉल्व देखते हैं कि अब ये एक स्प्रिंग है, जैसे हम इसको ए एम्पलीट्यूड तक लाकर छोड़ेंगे, देखो जब अपन यहाँ पर इस पर एक छोड़ेंगे तो इतनी दूर ले जाने के बाद जैसे ही छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग क्या करेगी, इसको इस तरफ खींचेगी, यानी एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा। स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, KA,
ठीक है, माइनस मैंने छोड़ दिया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन की वजह से लगाते हैं उसको। अब जब ये स्प्रिंग यानी स्प्रिंग क्यू वाले आप देखो, क्यू जैसे इस पर खींचेगा तो इस स्प्रिंग की वजह से इस क्यू पर एक फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, वो कितना लगेगा, एफ बराबर से के लगेगा। जब ये इस तरफ खींचेगा और हम इस पर कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, एफ, ठीक है, इसको एफ मान लो, तो इस समय यहाँ पर फिर एक फ्रिक्शन लगेगा। ये फ्रिक्शन क्या करेगा, ध्यान देना, ये जो फ्रिक्शन है ये जब स्प्रिंग इस तरफ जाएगी तो ये क्या करेगा, स्प्रिंग को इस तरफ खींचने का प्रयास करेगा, यानी एफ लगेगा यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स, लेकिन ये मूवमेंट किस तरफ करेगा, इसी तरफ चलने लगेगा। तो ये मान लेते हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन यानी त्वरण कितना है, ए है। तो इसका मतलब इसमें 3 फोर्स लग रहे हैं। देखो, एक फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, एक लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, और एक जो फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये एक्सेलरेट होगी, ठीक है, यानी चलने लगेगी। तो इसमें एक लग रहा है आपका स्प्रिंग फोर्स, दूसरा लग रहा है आपका फ्रिक्शन फोर्स, और एक लग रहा है आपका न्यूटन फोर्स, यानी एफ बराबर से एम इंटू ए वाला फोर्स, ठीक है। तो तीनों फोर्स में से इनकी डायरेक्शंस क्या है, देखो ये चलेगा किस डायरेक्शन में, एम ए की डायरेक्शन में चलने लगेगा। तो ये दोनों तो अपोजिट है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स और ये जो है स्प्रिंग फोर्स अपोजिट है। तो इसका मतलब है कि इस पर जो नेट फोर्स लगेगा, जो नेट फोर्स यानी एफ नेट लगेगा इस पर, वो कैसा लगेगा, देखो जो नेट फोर्स लगेगा, देखो नेट फोर्स के लिए देखो यहाँ पर इस तरफ क्या है आपका के, और इस तरफ क्या फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आपका कम है और के यानी स्प्रिंग फोर्स ज्यादा है, तो आपका के ए माइनस फ्रिक्शन फोर्स। तो देखिए ये जो है इस तरफ ही नेट फोर्स हो गया। अब हम जब किसकी बात कर रहे थे, ये ऊपर वाले है ना, यानी क्यू की, ये हम लोग फॉर क्यू की बात कर रहे थे। जब हम फॉर पी की बात करते हैं तो उस पर नेट फोर्स क्या लगेगा, अब उस पर तो स्प्रिंग जुड़ी नहीं है, उस पर तो लगेगा नहीं स्प्रिंग फोर्स। अच्छा हाँ, यहाँ पर एफ नेट बराबर से अपन इसको लगा देता हूं मैं एम इंटू ए, तो एम इंटू ए बराबर से के ए माइनस एफ, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स है। अब P पर यदि हम बात करेंगे तो उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, तो उस पर जो नेट फोर्स लगेगा वही फ्रिक्शन फोर्स है। क्यों, क्योंकि देखो P वाली जो स्प्रिंग है, यदि Q वाली स्प्रिंग उसको इस तरफ लाने का प्रयास करेगी तो फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। जब फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा तो P वाली जो है वो क्या करेगी, वो भी इस तरफ लगाएगी और खींचेगी तो वो इसी तरफ, यानी इस पर जो फोर्स होगा वो एम ए बराबर से एफ होगा, ठीक है। तो ये अपना इक्वेशन 1 हो गया, ये अपना इक्वेशन 2 हो गया। तो अब क्या करा जाए, तो इस एम ए की जगह एफ की वैल्यू रख दिया जाए, ठीक है, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो एफ बराबर से आ जाएगा के ए माइनस एफ, एफ और एफ कितना 2f हो जाएगा, तो ये एफ बराबर से कितना आ जाएगा के ए अपॉन 2, ठीक है। तो ये इस पर लगने वाला फोर्स आ गया, ठीक है। अच्छा दूसरा तरीका एक और था, सेकंड मेथड में हम इस पर कितना फोर्स लग रहा है, एफ बराबर से एम ए, ठीक है। अच्छा जब भी एसएचएम करता है तो एसएचएम का एक्सेलरेशन कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है आपको याद होगा, के ए अपॉन एम, और एम की जगह यहाँ पर 2m लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 थे। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रख दें के ए अपॉन 2m इंटू ए, और ए की वैल्यू इस वैल्यू यानी न्यूटन फोर्स में रख दें, तो एफ बराबर से कितना आ जाएगा, के ए अपॉन 2m यहाँ पर इंटू एम, ठीक है, और साथ में ए, तो m से m कट गया तो ये आ गया आपका के ए अपॉन 2, ठीक है। तो ये आपका फ्रिक्शन फोर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया था कि एक स्प्रिंग है, उसके हमने 2 पार्ट इस तरह से किए कि एक पार्ट की जो लंबाई है वो दूसरे पार्ट की लंबाई से आधी है, या फिर दूसरे पार्ट की लंबाई पहले पार्ट की लंबाई से 2 टाइम्स है, 2 गुनी है। तो आपको इनका बताना है कि स्प्रिंग कांस्टेंट कितना कितना होगा, ठीक है, मतलब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट यदि के है तो इन दोनों का कितना कितना होगा। तो अपने को पता है कि यदि इक्वल डिस्टेंस होते तो यदि जितने
जैसे मान लो आपको मैंने लास्ट टाइम ही बताया था कि ये यदि एक है, इसके हमने दो टुकड़े कर दिए, तो यदि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है तो इसका 2k हो जाएगा, इसका भी 2k हो जाएगा, यानी जितने टुकड़े करोगे उतना स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ेगा। लेकिन यहाँ तो क्या है, बात ऐसी है कि दोनों के इक्वल इक्वल नहीं किए, अलग अलग टुकड़े किए। मतलब ये बोल सकते हैं कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो हमेशा उसकी जो लेंथ के रेसिप्रोकल होती है, लेंथ जितनी छोटी स्प्रिंग कांस्टेंट उतना बड़ा। मान लेते हैं कि इसकी इन्हें 3 टुकड़े किए होते, तो यानी ये एक L/3 होता और ये 2L/3 होता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, इसकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट कितनी आती है, L/3 है, मतलब यहाँ पर L/3, 3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो इसका मतलब है कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 3 किया जाएगा। L K प्रोपोर्शनल टू इसका क्या हो जाता है, K/2L/3, मतलब इसका जो 3/2 आ जाता है, यानी यहाँ पर आ जाता है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 3K/2, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्प्रिंग इस तरह से क्या है, यहाँ पर लटकी हुई है और इस पर 2 मास एक के बाद एक लटके हुए हैं, ऐसे उसको फंसाया गया है। ये आपका M2 है और ये आपका M1 है, ठीक है, M1 और M2। अब क्या है कि इसको हमने क्या किए, ध्यान देना, जब ये ले जाकर नीचे ले जाकर छोड़ देते हैं तो देखो इसके ऊपर ये नीचे की ओर चलने लगता है। जैसे ये नीचे जाता है, जैसे ये नीचे जाता है, इसका हम M1 वाला मास है वो हटा लेते हैं बिल्कुल, और विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, ठीक है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो यदि हमने बिना डिस्टर्बेंस के इसको हटा लिए तो आपको ये बताना है कि ये नीचे जब जाएगा, तेज गति से नीचे जाएगा, तो इसको हटाने से वजन घट जाएगा, तो ये और ज्यादा ऊपर जाएगा। तो आपको बताना है कि वो जो नया एम्पलीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, ठीक है। इसकी वजह से इसको हटाने से जैसे मास कम होगा तो फोर्स ऊपर ज्यादा लगेगा, तो कितना मास कितना एम्पलीट्यूड ऊपर जाएगा ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ गए। तो देखते हैं मतलब क्या होगा कि जब हम इसका ये मास हटा लेंगे तो ये मास हटाने के बाद ये कुछ इस तरह से यहाँ से बचेगा, यहाँ पर केवल M2 बचेगा, M1 अब हट गया, तो कितना एक्स्ट्रा ये ऊपर गया। तो देखो मान लेते हैं कि ये जो दोनों है आपका अभी M1 है और M2 है। अब दोनों नीचे की ओर एक फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा M1 प्लस M2 इंटू जी लगेगा नीचे की ओर, और यहाँ क्या लगेगा M2 इंटू जी नीचे लगेगा, ठीक है, इस तरफ फोर्स। तो ऊपर भी एक फोर्स लगेगा, KX लगता है यहाँ पर, तो हो गया। तो यहाँ पर KX नॉट मान लो, और यहाँ पर भी कोई ना कोई फोर्स लगेगा, तो ये मान लो कि आप KX मान लो, ठीक है। तो आपको ये दोनों में ये जो x डिस्टेंस ऊपर गया मीन पोजीशन से, ये x0 गया, इन बीच का डिफरेंस बताना है, ठीक है, कितना है। देखो जैसे मान लेते हैं कि ये जो है ये कहाँ तक गया, x0 डिस्टेंस तक गया, तो इस तरफ फोर्स कितना है आपका KX0, और जैसे ही अब M2 बचा अकेला, M1 तो वहां से हट गया, तो ये और ऊपर जाएगा, तो ये मान लो x डिस्टेंस तक गया, तो इस पर जो फोर्स लगेगा, इस पर फोर्स कितना लगेगा, KX लगेगा, ठीक है, फोर्स लगेगा। तो आपको बताना है कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी गई, इसको हम एम्पलीट्यूड मान ले, एक्स्ट्रा मान लो। तो ए ये डिस्टेंस है किसके बराबर, ए जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल में मतलब ये जो x वाली डिस्टेंस है माइनस में से x0 घटा दें तो निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से एम्पलीट्यूड बराबर से आप x की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पर F/K, ठीक है। अच्छा पहले तो आप इसमें f की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पर क्या लगेगा M2G, और ये किसके बराबर होगा फ्रेंड्स, M1 प्लस M2G के बराबर होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालना है आपको, तो ये आ जाएगा आपका M2G/K माइनस, और ये वैल्यू आ जाएगी M1 प्लस M2/K इंटू जी, ठीक है। आप इसका आप एलसीएम वगैरह ले लो तो क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका K, यानी हो जाएगा M2G माइनस M1G माइनस M2G,
ठीक है। तो अब ये जो होगा m2g से m2g तो कट जाएगा, ये आपका एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा -m1g अपॉन k। ठीक है, ये आ जाएगा। ये माइनस तो केवल नेगेटिव साइड को दिखा रहा है और कुछ नहीं है ना। अच्छा, उसका ओमेगा कितना होगा, एंगुलर जो होता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी तो दोनों के लिए सेम होगी, क्योंकि वो तो किसी मास पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी एंगुलर हो जाएगी, फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा बराबर से स्प्रिंग कांस्टेंट अपॉन m2। ठीक है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी और ये आपका एम्पलीट्यूड। चलिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन ऐसा ही देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा गिवन है कि आपको एक पेंडुलम है, वो मूव कर रहा है इस तरफ। ठीक है, अब ये क्या होता है कि जब ये मैक्सिमम जो है इस तरफ जाता है, ठीक है, ये इस तरफ जाता है, जब ये बीच में आता है एक पर्टिकुलर कंडीशन पे आता है, आपको ये बताना है। जैसे यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, मान लो कि ये जो टोटल डिस्टेंस है इसकी ए एम्पलीट्यूड तक जाता है, तो जब ये कितना पर्टिकुलरली यहाँ पर होता है, मतलब ये अप्रॉक्स हो जाएगी 2/3। जब ये 2/3 ए डिस्टेंस पर आता है तो इसकी जो इस समय क्या किया जाता है, इसको पुश किया जाता है, इसको वेलोसिटी को थोड़ा सा फोर्स दिया जाता है। तो वो जो लगने वाला फोर्स है पहले वाले फोर्स के कंपैरिजन में 3 टाइम्स आ जाता है। कितना? 3 टाइम्स। मतलब ये जो नया फोर्स है ये कंपैरिजन में 3 टाइम्स फोर्स है। तो आपको ये बताना है कि अब ये कितना और ऊपर जाएगा, ये आपको एम्पलीट्यूड बताना है कि कितना और ऊपर जाएगा। अब ये जब ये ऑस्किलेशन कर रहा था ए एम्पलीट्यूड से, हमने जब ये जैसे ये 2/3 ए डिस्टेंस पर आया तो हमने इसको 3 गुना ज्यादा फोर्स दिए, तो ये आपको बताना है कि कितना ये फाइनल एम्पलीट्यूड होगा अब इसका। ठीक है, चल, तो पहले यहां पर आने के पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी। अब आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होगा, वे बराबर से होता है आपका a² माइनस x²। ठीक है, ये था। जब ये देखो एक्चुअल में जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो पहले वाली वेलोसिटी की कितनी बोल रहा है, ये 3 टाइम्स। तो दोनों जगह इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा बराबर से एम्पलीट्यूड फाइनल माइनस x² बराबर से 3 इंटू ओमेगा अंडर रूट ए इनिशियल माइनस x²। ठीक है, अब यहां पर देखो ये ओमेगा से तो ओमेगा कट गया, दोनों साइड का अपन क्या कर दें, स्क्वायर कर दे, तो ये आ जाएगा ए एफ का होल स्क्वायर माइनस x² बराबर से ए आई का होल स्क्वायर माइनस x²। ठीक है, और ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो ए फाइनल स्क्वायर माइनस x² बराबर से आ जाएगा ए इनिशियल कितना, ए ही है, तो यहाँ पर a² माइनस x², यानी आ जाएगा 9a² माइनस 9x², और ये x² भी इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में a²। एम्पलीट्यूड आपको फाइनल निकालना है, तो 9a² माइनस कितना आ जाएगा, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 8x²। ठीक है, 8x², 9a², 8x की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, अभी आपको बताया मैंने 2a/3 का होल स्क्वायर, तो 9a², यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 इंटू 4a²/9। ठीक है, तो 9 से 9 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 81a² माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर 32a² अपॉन कितना आ जाएगा 9। अब 81 में से 32 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 11 में से 2 गया तो 9 बच गया, और 7 में से 3 गया तो 4 बच गया, a² अपॉन कितना आ जाएगा 9, और a फाइनल निकालेंगे तो अंडर रूट 49 a अपॉन कितना आ जाएगा 9। मतलब हम इसको ये कह सकते हैं a बराबर से हो जाएगा 7a/9 ये इतना और आगे जाएगा। ठीक है, जितना भी एम्पलीट्यूड होगा उसका 7/3 चला जाएगा, यानी दुगना लगभग, उससे भी ज्यादा। चलिए, एक आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया था ये फ्रेंड्स,
IIT का ये क्वेश्चन। तो इसकी मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता दूं कि यदि इफ SHM इज पीरियोडिक और जो इसकी टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी ऑफ E गिवन है आपको, ठीक है। और ये बोला गया है कि इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी गिवन है यहाँ पर, वेलोसिटी इज इक्वल टू kx², कि यहाँ पर आपका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड वो दिया गया प्रोपोर्शनल टू m/k दी गई है, वो दी गई है α(x⁴), ठीक। लगभग, लेकिन इन लोगों ने सिंबल क्या है लगभग सेम बना दिए, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। चलिए मैं मान लेता हूँ इसको Vx मान लेता हूँ, मैं इसको V मान लेता हूँ, ठीक है। और बोला गया है कि mod ऑफ x इज ग्रेटर देन x0, ठीक है। और एक ग्राफ भी बना कर दिया गया है, वो ग्राफ इस तरह से है कि ये इस तरफ का ग्राफ दिया गया, ठीक है, यहाँ पर। और इस तरफ की जो एनर्जी है, यानी ये वाली आपकी इस तरफ से x ग्राफ दिया गया, ये ऊपर आपको एनर्जी ग्राफ दिया गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आई थिंक यहाँ पर x0 गिवन होगी, इसके बाद x होगी, ठीक है। चलिए, तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपको एक फॉर्मूला जो दिया गया था, वेलोसिटी बराबर से दिया गया था kx²। अब आप कहीं पर भी रखोगे तो एनर्जी, यदि यहाँ पर माइनस रखोगे तब भी ये बढ़ेगी, और इस तरफ रखोगे तब भी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो एनर्जी बढ़ेगी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए फ्रेंड्स, देखें। जो पहला क्वेश्चन गिवन है इसका कि टोटल एनर्जी E is greater than 0, is less than 0, और VO is greater than E, is less than 0, और E is greater than 0, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन था यहाँ पर टोटल एनर्जी पूछा गया है कि क्या ये काइनेटिक एनर्जी से, यानी 0 से कम है 0 से ज़्यादा है, कि काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा है और 0 से कम है, कि ये 0 से ज़्यादा है, सॉरी V0। तो देखते हैं फ्रेंड्स, पहला जो ऑप्शन है कि इसमें जो एनर्जी है, देखो एनर्जी ये तो आपको दिख रहा है कि ये ऊपर की ओर जा रही है, इसका मतलब है कि नेगेटिव एनर्जी तो है नहीं, ये तो सब पॉजिटिव एनर्जी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑप्शन है कि इसमें एनर्जी जो है 0 से कम हो सकती है, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि ये 0 से ज़्यादा होगी। अब 0 से ज़्यादा होगी तो ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं इसमें, ठीक है। अब यानी ये 0 से ज़्यादा है कि V0 से ज़्यादा है। अब देखो, यदि मान लेते हैं कि हम देखते हैं कि ये आपकी जो यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है, आपकी ये जो काइनेटिक एनर्जी जो है, यदि पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा हो जाए, यदि इन केस कि ये एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये हमेशा लगातार मूव ही करता रहेगा, फिर ये बाद में ये SHM की कंडीशन में नहीं आएगा, ये कंटिन्यू टू मूव रहेगा, कंटिन्यू टू मूव। यदि इसकी टोटल एनर्जी जो है ये पोटेंशियल एनर्जी से बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में ये लगातार चलता ही रहेगा, आगे चलता रहेगा, SHM नहीं करेगा। इसका मतलब है कि ये वाला भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, ये दोनों, मतलब ये दोनों में से अब यही होगा, क्योंकि इससे तो कम होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। तो मतलब हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है कि जो हमारी जो एनर्जी है वो VO से कम होना चाहिए और 0 से ज़्यादा होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब इसका एक दूसरा क्वेश्चन ये समझो कि इसका टाइम पीरियड बताना है कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 था इसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड वहां पर लिखा भी था फ्रेंड्स कि टाइम पीरियड जो था वो m/k के रेसिप्रोकल था, है ना, उस पर डिपेंड करता। तो चलिए हम निकाल लेते हैं वहां से
तो देखो सबसे पहले तो ये समझे कि जो टाइम पीरियड है वो किस किस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड डिपेंड करता था वो आपके एम्पलीट्यूड पर, दूसरा मास पर, और एक कांस्टेंट अल्फा पर। ठीक है, मास अल्फा एम्पलीट्यूड पर। तो इसकी पावर हम x मान लेते, इसकी पावर हम y मान लेते, इसकी पावर हम z मान लेते। ठीक है, तो t बराबर से यहाँ कांस्टेंट आएगा और कांस्टेंट को तो अपन छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a टू दी पावर x आ गया, m टू दी पावर y आ गया, और अल्फा जो है, अल्फा का फॉर्मूला क्या था, अल्फा यानी v बराबर से था अल्फा x टू दी पावर 4। तो यहाँ पर आप अल्फा बराबर से क्या निकाल सकते हैं, v x टू दी पावर कितना जाएगा 4, यानी यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, v अपॉन x टू दी पावर 4 की होल पावर कितनी है, z। अब टाइम पीरियड है तो इस समय t है, a जो है एम्पलीट्यूड क्या है, एक्चुअल में वो लेंथ ही तो है, मास क्या है आपका y है। ठीक है, जो v क्या है आपकी एनर्जी है, तो एनर्जी है तो m l स्क्वायर t माइनस 2 होता है, और x क्या है आपका डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है तो l की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई, और पूरे की पावर कितनी है, z है, यानी l की पावर आपकी x हो गई, m की पावर आपकी y हो गई, और यहाँ m की पावर z हो गई, और यहाँ पर 4z और ये 2z, तो यानी यहाँ पर l की पावर कितनी जाएगी, माइनस 2z हो जाएगी, और t की पावर है यहाँ कितनी है, माइनस 2z। तो l की पावर यहाँ से क्या निकालेंगे, x माइनस ये x, ये हो गया, ये l हो गया और ये l हो गया, तो x माइनस 2z हो गया, m की पावर कितनी हो गई, y प्लस z हो गई, और t की पावर कितनी हो गई, माइनस 2z हो गई। यहाँ t की पावर 1 कंपेयर करोगे तो 1 इजिकल टू कितना जाएगा, माइनस 2z, t का t से कंपेयर करोगे तो z बराबर कितना आ गया, माइनस 1/2। अब y प्लस z की वैल्यू बता दो, यहाँ पर y प्लस z बराबर से कितना है, 0, यानी y बराबर से कितना आ गया, 1/2। अब यहाँ पर x माइनस जेड, x माइनस 2z बराबर से कितना आ गया, 0, यानी x बराबर से कितना आ गया, 2z, यानी z की जो वैल्यू आई है उसी में क्या आ जाएगा, z x/2 आ जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पर z की वैल्यू मैं रख देता हूँ, कितनी है, माइनस हाफ है ना, तो x बराबर से आ जाएगा 2 इंटू माइनस हाफ, यानी कितना जाएगा, -1। तीनों आ गए, अभी तीनों वैल्यू आप ऊपर रख दो टाइम पीरियड में, तो टाइम पीरियड t बराबर लिख देते हैं, a की पावर x थी, यानी a की पावर कितनी आ जाएगी, -1, और फिर कितनी रखे थे, m की पावर कितनी आई, m की पावर y रखे थे तो y की वैल्यू कितनी आई, 1/2, और क्या रखे थे आपका अल्फा, अल्फा की पावर कितनी थी, z की पावर कितनी आई, -1/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये a हो गया और ये अंडर रूट कितना हो गया, m अपॉन अल्फा हो गया, तो इसका करेक्ट वैल्यू थी। ठीक है, चलिए अब इसका, इसी का ही एक लास्ट पार्ट था, लास्ट वाला पार्ट निकालते हैं। इसमें ये बोला गया था कि इसका जो था, यानी इस तरह से ये जो एक्सेलरेशन गया था, तो ये जो एक्सेलरेशन में आपको ये पूछा गया था कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, यानी त्वरण कितना होगा इस रेंज में बाहर की ओर। ठीक है, अब देखो यदि ये एक्सेलरेशन कर रहा है और यहाँ की जो है वैल्यू ये एकदम प्लेन पर जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, और इसका फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, फोर्स बराबर से होता है नेगेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब आपको बताना है, देखो यहाँ पर u जो है -du/dx बराबर से f होता है। यदि मान लेते हैं कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितनी होती, 0, इस एरिया में इसकी एनर्जी क्या होती, 0, यहाँ से यहाँ तक में, तो ये क्या हो जाता है, तो f इजिकल टू 0, f की वैल्यू कितनी होती है, m इंटू ए बराबर कितना आता है, 0।
ठीक है। और इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक जो है एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है। कांस्टेंट यदि स्पीड है तो क्या होगा, ये अरे स्पीड तो कांस्टेंट ही है, नहीं है, बढ़ेगी बदलेगी नहीं। हाँ, यदि यहाँ से यहाँ तक तो बदल रही थी, इसकी जरूर वैल्यू निकल सकती है। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो, तो हम निकालते हैं फ्रेंड्स, मान लो यहाँ पर, तो f बराबर से माइनस डी यू अपॉन कितना होता है, डी एक्स। f बराबर से माइनस डी यू, यू की वैल्यू कितनी आती है फ्रेंड्स, वो आती हुई अल्फा एक्स टू दी पावर कितनी, 4। तो ये क्या हो जाता है, माइनस सामने -4, अल्फा एक्स की याद कितनी आ जाती, 3 आ जाती। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए करते हैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको पूरा जो वीडियो देखने के लिए। जो लोग को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दूसरा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।